दोस्तों, वीडियो एग्जाम बेहद करीब है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो लगातार तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस को अपनी बनाए रखिए। आज ये हमारा हिंदी का 26वां प्रैक्टिस सेट है और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका आ चुका है। तो अपनी तैयारी बनाए रखिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है? तो किसी भी चीज़ की जो विशेषता होती है वो हमेशा गलत चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर अशुद्धता दिया है, तो यही जो है सही उत्तर हो जाएगा कि किसी भी चीज़ की विशेषता अशुद्धता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसा प्रश्न है, री इसके साथ ट ठ ड ढ अड़, यानी री के साथ साथ जो ट वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा। देखिए, कंठ से किसका उच्चारण होता है? आ के साथ साथ का वर्ग का उच्चारण आपका कंठ से होता है। इसके बाद आता है आपका तालव्य या फिर तालु जिसे कहते हैं। तालु से आपका होता है ई, इसके साथ साथ च वर्ग का उच्चारण स्थान आपके तालु से होता है। इसके बाद दंत आ जाता है। दंत से आपका त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ओष्ठ से आपके प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। आइए अगला देखते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होते छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका जो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई और आ से या शब्द बनता है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? ये होती है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, जब कभी भी छोटी ई या बड़ी ई होती है यह या में बदल जाती है। इसके बाद जो भी स्वर आता है, चाहे आ आए चाहे ई आए, ई के अलावा कोई भी स्वर आता है उसकी मात्रा या पर लग जाती है। इसके बाद अगर बात करें यहीं पे, अगर छोटा हो या बड़ा होता तो यह व में बदल जाता है। तो इसके बाद जो स्वर आगे जाकर जुड़ता उसकी मात्रा व पर लग जाती। तो यह होता है यड़ संधि में। अगला प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द गंगा तट है ये इसमें कौन सा समास है? समास जाने के लिए आपको शब्द का जो है समास विग्रह करना होगा। तो गंगा तट का क्या होता है? ये होता है गंगा का तट। और जब कभी भी का शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो शब्द है इसमें से उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है आपको बताना है। जैसे निगाह शब्द है तो नी उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे गा कोई शब्द भी नहीं है। निवाला में वाला या फिर नी ये भी नहीं हो सकता है। जैसे ढाल एक शब्द होता है, आप लोग इसको सुनने होंगे। जब भी शब्द आप संधि का जो शब्द होता है उसका विग्रह करें या फिर संधि का जो विच्छेद करें उसमें एक सार्थक शब्द जरूर बनना चाहिए। जैसे एक ढाल शब्द है, इसके आगे नी उपसर्ग लग गया तो ये बन गया निढाल, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तकरीबन 5000 लोग थे। इसमें जो रेखांकित शब्द है तकरीबन, इसमें जो निपात का प्रयोग हुआ है उसका प्रकार आपको बताना है। देखिए, 5000 लोग थे, इसमें एक बताई गई है कि जो है तुलना की गई है कि लगभग 5000 लोग थे या फिर तकरीबन 5000 लोग थे, यह एक तुलना बोधक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आप लोग इसका उत्तर बताइए। जैसे गर्म शब्द है तो जो इसका तत्सम हो जाता है गर्म हो जाता है। नरक है तो इसका नर्क हो जाता है। नरम है तो इसका नर्म हो जाता है। तीर्थ शब्द जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है हो जाता है तीर्थ। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? आप लोग इसके उत्तर बताइएगा। तो जो तद्भव शब्द होते हैं इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ट्रांसलेट होकर या फिर थोड़ा परिवर्तित होकर सरलतम रूप में अपने हिंदी में आते हैं। तो सरलतम रूप में होकर आने का तात्पर्य ही है कि उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि विसर्ग के प्रयोग से शब्द के उच्चारण में कठिनाई होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म कौन सा है? तो सबसे पहले तद्भव होना चाहिए, उसके बाद तत्सम होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे गणेश और गणेश, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गणेश जो है यह तद्भव है, गणेश शब्द जो है यह तत्सम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दों में से यहाँ पे विदेशी शब्द आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द जो है विदेशी भाषा का है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पे इनाम शब्द जो है यह विदेशी भाषा का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेष रूप है? विशेष सेवा होता है
जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है या फिर जिसके बारे में कोई विशेषता बताई जाती है। पानी शीतल है, यह पानी की विशेषता है, यानी यह विशेषण है, यानी जिस पर कोई उपकार किया गया हो। यहाँ पे बात करें अगर माता शब्द की, तो माता शब्द जो है विशेष है। माता के बारे में कोई भी विशेषता बताई जाती है कि माता जो होती है वो शीलवान होती है, धैर्यवान होती है। तो यानी जो विकल्प डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं चला जाऊँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी किसी वाक्य में आप या फिर निज का प्रयोग किसी भी स्वयं के लिए किया जाए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए अपने लिए जब करता है तो वहाँ पर हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी यानी स्वयं शब्द जो है यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ, यानी यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपको यहाँ पर विशेषण की पहचान करना है। चक्षु है जो है संज्ञा शब्द है, इसका जो अर्थ होता है ये होता है आँख। यहाँ पर अगर बात करें विशेषण तो ये घरेलू, घरेलू शब्द एक विशेषण है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में बता दिया जाता है कि जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए भैंस की नस्ल है तो हम कहते हैं कि यह घरेलू नस्ल है। तो यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण का भेद होता है वो कौन सा नहीं है। कालवाचक क्या होता है? कालवाचक बताता है कि कोई भी घटना कब घटित हुई, यानी यह समय को बताता है। परिमाणवाचक बताता है यह कितना का उत्तर देता है, यानी कोई भी घटना कितनी घटी या भी कोई भी काम कितना हुआ, यह परिमाण बताता है। स्थान बताता है कि कोई भी घटना या फिर जो कार्य हुआ वो कहाँ पे हुआ। जबकि जो जातिवाचक होता है यह संज्ञा का भेद होता है, यानी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाबाश, कमाल कर दिया, इसमें जो रेखांकित शब्द है यह क्या है? यानी जो शाबाश शब्द है इसके बाद आप देख रहे हैं विसर्ग का ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाता है अव्यय। तो कौन सा अव्यय है? यह है विस्मयादिबोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, निपात है। निपात क्या होता है? तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो निपात क्या होते हैं? ये एक अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, गोष्ठी सफल रही, इसमें जो रेखांकित शब्द गोष्ठी है बताना है आपको, इसका पर्यायवाची क्या है। गोष्ठी यानी एक सभा होती है, जहाँ कहीं भी सभा होती है मुझसे कहते हैं कि यहाँ पे गोष्ठी है या फिर सभा है, तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर की असीम कृपा है, रेखांकित शब्द जो असीम है आपको इसका विलोम बताना है। तो असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो, जो सीमा से रहित हो। अगर इसका बात करें विलोम क्या होगा, तो ये हो जाता है ससीम, यानी जो सीमा सहित हो, जिसकी कोई निश्चित सीमा हो, उसे ससीम कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म में कौन सी जोड़ी सही है? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द युग्म है जिसकी जोड़ी अर्थ के आधार पर सही है। तो यह है ऋत या फिर ऋतु। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगर आप कृत या रचना पर देख रहे हैं तो यह होता है कृति, ना कि कृत। अगला प्रश्न है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे क्या कहते हैं? आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। जो बहुत आगे तक के सोचा हो उसे अग्रसोची कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चारों ओर अंधेरा, इसमें जो रेखांकित शब्द ओर है आपको बताना है कि यह क्या है। देखिए, चारों ओर अंधेरा, तो अंधेरा है लेकिन यह बता रहा है कि चारों ओर है, यानी यह संबंध को दर्शा रहा है, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो आप जब इसका अगर आपको जो जैसे कारक जानना हो, जैसे कर्ता होता है तो कर्ता के साथ ने होता है, कर्म के साथ को होता है, कर्म को करण के साथ से होता है। जब आप कानों सुनी बात को अगर आप देखेंगे तो ये होता है कानों, यानी कान से सुनी बात। तो यहाँ पर जो आ रहा परसर्ग आ रहा है ये से आ रहा है, तो यहाँ पर विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कभी भी किसी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर करण जो है समास होता है, या फिर कह सकते हैं करण जो है कारक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु शब्द का बहुवचन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुएं जो है इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बहुएं दो बार दिया है, तो आप एक ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु हटा दीजिए तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं हटा रहे हैं तो विकल्प ए और डी दोनों सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सेब खाया जाता है, इसमें आपको वाच्य बताना है। जहाँ भी कर्म प्रधान होता है, यानी यहाँ पर सेब शब्द जो है ये कर्म है,
तो इसकी प्रधानता है, तो ये हो जाता है कर्म प्रधान, यानी ये कर्मवाच्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त काल है आपको बताना है कि कौन सा काल है। तो है यानी यह पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। जैसे देखिए, नीति होती है तो नीति क्या हो जाता है, नीतियाँ, यह सही है। रीति होती है तो रीत क्या हो जाता है, रीतियाँ, यह भी सही है। रीतियाँ शब्द में रा पे जो है बड़ी की मात्रा होती है और ता पे छोटी की मात्रा होती है, यानी विकल्प सी भी सही है। विधियाँ की बात करें, विधि होती है, विधि से विधियाँ बनती हैं, तो यहाँ पे जो विकल्प बी है रा पे छोटी की मात्रा है तो ये री हो गया है, यानी यही जो है अनुचित है और यही इसका सही उत्तर भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। यहाँ पर एक वाक्य है, आपको जो बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो आपको बताना है कि यह सरल वाक्य, संयुक्त है या फिर मिश्र है या फिर निषेधवाचक है या संकेतवाचक है। तो देखिए, जब कभी किसी वाक्य के बीच में योजक के रूप में की या फिर क्योंकि या फिर इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक मेन वाक्य होता है और उस पर जो है एक आश्रित वाक्य होता है। तो यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या होता है। जैसे कोई वाक्य है, किसी के विषय में कोई बात जब कही जाती है तो वह क्या होता है। आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। देखिए, जिसके विषय में कहा जाता है वह विशेष से होता है और जो बात कही जाती है वह विधेय होता है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है। देखिए, शिक्षण शब्द होता है, शिक्षण, शिक्षण से बना है शिक्षणेतर, यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि विकल्प जो है सी और विकल्प बी, इसी दो में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा आपका विकल्प बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आपने क्या कहा। यहाँ पर इसमें बताना है आपको, यहाँ पर क्या जो है रेखांकित जो चिन्ह है, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, बिना पढ़े आप इसका उत्तर दे सकते हैं, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 बताई है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा है 8 आंसू रोना, यानी जब भी कोई ऐसी कार्य होता है जो आप कर सकते हैं लेकिन वह निकल जाता है तो उसके लिए आप पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी तब कहते हैं कि 8 आंसू रोना, यानी पछताना। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावन हरे न बाधों सूखे। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी जो जिस दशा में रहता है हमेशा उसी दशा में बना रहता है, तो उसी के लिए कहा गया है न सावन में हरा होता है न भादों में सूखता है, यानी सदा एक सा ही बना रहता है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, यानी अपने कर्तव्य से जो विमूढ़ हो। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी विकल्प हो। सर्प होता है, सर्प को क्या कहते हैं, तो सर्प को कहते हैं व्याल। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें व्याघ्र की, तो व्याघ्र जो है ये चीता का पर्याय है, शार्दुल जो है ये शेर का पर्याय है, सारंग जो है ये हिरण का पर्याय है। तो विकल्प सी सर्प का जो सही उत्तर होगा, समानार्थी होगा, वो होता है व्याल। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों जो विकास है ये किससे माना गया है। तो जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। अगला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो गाजीपुर, बनारस, ये जो बिहार के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी की जो है बिहारी सतसई, यानी जो 700 से अधिक रचनाओं का संग्रह है उसे सतसई कहते हैं। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, तो इसमें जो है 700 प्लस दोहे हैं, तो बिहारी जो है ये दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अंग्रेजी का एक वाक्य है जिसे आपको हिंदी में इसका अनुवाद बताना है। वाक्य है, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन आवर बॉडी, यानी जो खेल होता है वो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए,
खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हिंदी का एक वाक्य है, इसे अंग्रेजी में सही अनुवाद करना है। वाक्य है, वे हमें स्वस्थ बनाते हैं, या फिर यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि वे हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, दे कीप अस हेल्दी। वे हमें स्वस्थ रखते हैं या फिर वे हमें स्वस्थ बनाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक जो गद्यांश है, इसको पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से लेकर 46 तक के उत्तर देना है। आप जो है गद्यांश को पढ़ते चलिए, लास्ट में हम आपको इसके उत्तर बताएंगे। तो आप जल्दी जल्दी जो है गद्यांश पढ़ लीजिए, वीडियो को रोककर इस प्रश्नों को। तो यहाँ पर गद्यांश का पहला प्रश्न है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। शांत रहने, जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शांत रहने के लिए उसमें क्या करना चाहिए आपको, कि जो आपको एक डायरी लिखनी चाहिए। जब भी आपको क्रोध आए तो रात में आप बैठें और जो जिस कारण से क्रोध आया हो, जिस वजह से क्रोध आया हो, उसको अपनी डायरी पर लिखें। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको क्रोध किस कारण से आ रहा है, या फिर कहीं क्या आप सार्थक या फिर निरर्थक क्रोध कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके अंदर क्रोध की कमी होगी। अगला प्रश्न है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभरती हैं। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं बहुत शांति से बैठा हुआ है, एकदम चिंता उसे घेरे हुए रहती है, तो हम कहते हैं कि आपके चेहरे पर जो है ये चिंता किस बात की, यानी ओजस्वी चेहरे पर जो होता है चिंता उभर कर बाहर आती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का जो है सही शीर्षक क्या है। तो इसका जो शीर्षक होगा आप देखेंगे, ये होगा शांत रहो सुखी रहो। अगला प्रश्न है, क्रोध को काबू में रखने से या फिर क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। देखिए, जब भी आपको क्रोध आता है तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड की सप्लाई ज़्यादातर आपके पेट में होनी चाहिए थी भोजन के पाचन के लिए, उसकी सप्लाई आपके मस्तिष्क में अधिक होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है और पाचन से संबंधित बीमारी आपको होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि क्या होता है कि क्रोध जो होता है, जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं उनमें क्रोध छोटी छोटी बातों पर आता रहता है, तो अक्सर ऐसी घटना की वजह से पाचन क्रिया उसकी प्रभावित होती है। अगला प्रश्न होता है, उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है, आप लोग इसका उत्तर बताइएगा एक बार। तो ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कब मिला था, ये मिला था 1972 में। पुरस्कार था ज्ञानपीठ। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है। इसमें से कौन सी रचना है जो आदिकाल की है, आप लोग इसका उत्तर बताइए। ऐसी रचनाएं बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है अक्सर जो है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुमान रासो। खुमान रासो आदिकाल की रचना है। चित्तौड़गढ़ के राजा थे खुमान सिंह, उन्हीं के बारे में यह रचना है। इसे लिखा था दलपत विजय ने, दलपत विजय। अखरावट की बात करें तो अखरावट, पद्मावत, ये सभी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती जो पत्रिका थी उसके संपादक कब नियुक्त हुए थे। तो बात करें कब से कब तक हुए थे, तो ये हुए थे 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक, और 1920 तक ये उसके संपादक रहे थे। अगला प्रश्न है, और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1929 में, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तो आज का हमारा 50 प्रश्नों का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हमने जो है थोड़ा जल्दी करने की कोशिश किया है क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को दे सकें और आप अधिक से अधिक प्रश्नों को देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। अपनी तैयारी को बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।